Hello friends, welcome to Abipedia, powered by Abhimanyu IS. This is Ramesh, faculty Abhimanyu IS. And today we are going to discuss the current affairs of the first week of the month, November. नवंबर के पहले मंथ की जो करंट अफेयर्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. और आज जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो सोशल इश्यूज एंड रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, इन दो सेक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस के लिए. क्योंकि हरियाणा के अंदर दिस इज अ रिकरेंट प्रॉब्लम हमेशा देखने को मिलता है. और कुछ कुछ डेवलपमेंट जो नए हुए हैं वो हरियाणा के अंदर इट इज़ टर्निंग आउट टू बिकम द आई ऑफ द स्टॉर्म. क्योंकि यहाँ के हरियाणा की पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इट इज़ गेटिंग अपोज्ड टूथ एंड नेल, बहुत ज़्यादा अपोज किया भी जा रहा है. तो वो सारे कौन से डेवलपमेंट है पॉलिटी सेक्शन से और गवर्नेंस सेक्शन से, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. और इससे वो सारी चीज़ों को हम रिलेट भी करेंगे हमारे पहले क्लासेस में, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी करी हैं चीज़ें. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और इसका ये वो लिफ्ट उठा पाएँ. और हमारे कोर्सेज के डिटेल्स, किसी ने अगर हमारी टेस्ट सीरीज खरीदनी है या हमारे वीडियो कोर्सेज खरीदनी है रिलेटेड टू HCS या हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन पर डली हुई है. ठीक है, कि अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है, अगर आपने वीडियो कोर्सेज लेना है या आपने माइक्रो कोर्सेज लेना है, वो सारे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डली हुई है. आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वो लिंक पर विजिट करें, आप हमारे पोर्टल पर पहुंच जाएंगे. वहाँ से आप हमारे कोर्सेज के जो भी डिटेल्स आप वहाँ से ले सकते हैं या परचेज करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स स्टार्ट. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो इकोनॉमी और ज्योग्राफी एनवायरनमेंट सेक्शन से तो रिलेट करके हैं, चीज़ें रिलेट करके हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट सेक्शन से. इकोनॉमी का हमने लास्ट क्लास में एक बिल के बारे में डिस्कस किया था, उसको भी रिलेट करेंगे जो कि आत्मनिर्भर भारत, उससे रिलेटेड था. उसके बाद एनवायरनमेंट सेक्शन से स्टबल बर्निंग, ये तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, हमने इसके लेंथ एंड ब्रेथ को कवर कर लिया है हमने. ठीक है, उसके अलावा जो दो नए डेवलपमेंट आज हम पढ़ेंगे वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से 2 और सोशल इश्यूज सेक्शन से 2 टॉपिक. ठीक है, सोशल इश्यू से जो टॉपिक है हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था और फिर से वो न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम उसके बारे में भी आज थोड़ा जानेंगे. तो चलिए फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन. बिल ऑन 75% कोटा फॉर लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर पास्ड. अब ये प्राइवेट सेक्टर में बिल पास किया गया है, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा बिल पास कर दिया गया है. ऑपोजिशन लीडर्स बहुत इसके अगेंस्ट भी थे, दे हैव अपोज्ड इट टूथ एंड नेल, अपोज भी किया है बिकॉज उनका कुछ अपना प्रस्ताव, कुछ आर्ग्यूमेंट दिया उन्होंने कि कैसे क्यों उसके खिलाफ, ये बिल के खिलाफ जा रहे हैं. और ये बिल क्या प्रपोज कर रही है, ये बिल ये प्रपोज कर रही है कि 75% कोटा जो होगा ओनली प्राइवेट सेक्टर, ध्यान रखना है, ओनली प्राइवेट सेक्टर, ओनली ये चीज ध्यान पे रखना है, नॉट इन द गवर्नमेंट सेक्टर बट इन द प्राइवेट सेक्टर ओनली. तो 75% कोटा अब से प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में सिर्फ हरियाणा के रेसिडेंट को मिलेगा. 75%. ये बिल हरियाणा गवर्नमेंट ने रिसेंटली पास किया है, या आज ही पास किया है, कल पास हुआ था, आज न्यूज़पेपर्स में आया है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ फ्रॉम द प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसके कौन से एंगल बनते हैं, इसके इकोनॉमिक एंगल क्या बनते हैं, इसके पॉलिटिकल एंगल क्या बनते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि 75% कोटा जो है सिर्फ हरियाणा के रेसिडेंट्स के लिए 75% कोटा रिजर्व रहेगा. कहां पे? प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स पे. इनमें से कौन से सेक्टर्स इंक्लूडेड है, विल सी टू इट, बट याद रखना है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में 75% कोटा हरियाणा के रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया गया है. यह बिल का बहुत अपोज भी किया गया था. ठीक है, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020, ये बिल का नाम है. दिस इज द नेम ऑफ दिस बिल विच हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हरियाणा. ठीक है, अब ये जो अपोजिशन लीडर्स हैं ये बोल रहे हैं कि दिस बिल इज अगेंस्ट द नेशनल इंटीग्रेशन, दिस बिल इज अगेंस्ट द नेशनल इंटीग्रेशन एंड अगेंस्ट द Constitution also. आर्टिकल 15 को कोट किया जा रहा है यहां, इक्वालिटी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. आर्टिकल 15 को कोट किया जा रहा है बाय द ओपोजिशन, और इट इज अ थ्रेट टू द
नेशनल इंटीग्रेशन, इट इज अगेंस्ट द नेशनल इंटीग्रेशन। अब जो लेजिस्लेटर्स हैं वो ये सारे अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं और बिल को अपोज किया गया है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ रिकरेंट अपोजिशन दिस बिल हैज बीन पास्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हरियाणा। अब से प्राइवेट सेक्टर में 75% जॉब्स जो होंगे वो रिजर्व्ड होंगे हरियाणा के लोकल्स के लिए, ठीक है। और जब बिल को ये पास किया गया है तो द इनकम्बेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा दे हैव क्लेम्ड that we have just followed the footstep of Maharashtra and Madhya Pradesh because they have already done this. They have already passed such kind of bills earlier in their state. So why can't we? And the opposition leaders, they are telling कि if we are passing this bill in our state, अगर हम अपने स्टेट में ये पास कर रहे हैं तो हरियाणा के जो लोग कहीं और स्टेट में जब काम कर रहे हैं उनके साथ भी फिर अनइक्वल ट्रीटमेंट होगा, उनको भी फिर वहां पे बाइफरकेट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें ध्यान पे रखने की जरूरत है। अब ये बिल प्राइवेट सेक्टर में क्यों पास किया गया है? ये बिल प्राइवेट सेक्टर में क्यों पास किया गया है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में? तो ये आपको मैं बता दूं कि हमने स्टार्टिंग के सेशन में, जब हम कुछ सेशन पहले जब हमने करंट अफेयर्स के सेशन कवर कर रहे थे, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम आई थी, उसके तहत एमएसएमईज जो है उनकी अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे थे, कैसे उनको बढ़ावा दिया जाए, कैसे इंडस्ट्री सेट की जाए। मेनली दिस स्कीम वाज फोकस्ड ऑन आत्मनिर्भर भारत। और हरियाणा के अंदर ये चीजें इंप्लीमेंट हो चुकी थी, जिसके बारे में हमने एक क्लास में डिस्कशन किया था। तो अब यहां पे ये इकोनॉमिक एंगल इसका ये है कि इस स्कीम के तहत हरियाणा के अंदर बहुत सारे एमएसएमईज नए इंडस्ट्रीज लगने वाले हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज को मंजूरी दे दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अब वहां पे जो जॉब इंप्लॉयमेंट क्रिएट होंगी वहां पे ज्यादातर अब क्या होगा, ये बिल जो पास किया गया है ये इंप्लीमेंट होगा। मतलब 75% उन इंडस्ट्रीज में 75% रिजर्वेशन हरियाणा के लोकल्स के लिए रहेगा, ठीक है। इसका इकोनॉमिक एंगल ये है। पॉलिटिकल एंगल हमने देख लिया कि इट इज अगेंस्ट द नेशनल इंटीग्रेशन, इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। अब ये भी माना जा रहा है कहीं ना कहीं कि दिस बिल में लैंड फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी। अब जुडिशियरी के पास ये बिल जा भी सकती है। अब वो स्क्रूटनाइज करेंगे इसको कि वाकई में ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ऐसा बिल कोई स्टेट पास कर सकता है, नहीं कर सकता है। कि यहाँ पे 75% कोटा रिजर्वेशन इन जॉब्स, दैट टू इन प्राइवेट सेक्टर, हरियाणा के लोगों के लिए रहेगा, द लोकल्स ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो इट इज अ वेरी मेजर डेवलपमेंट तो फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा। और यहाँ के जो मेनली यूथ पॉपुलेशन है, यूथ डेमोग्राफ जो है, उनके लिए ये एक अच्छी बात है। बट बहुत सारी ऐसे यहाँ पे हरियाणा के अंदर लोग हैं जो बाहर से आके यहाँ पे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी राइट की इन्फ्रिंजमेंट हुई है। दैट इज वाई इट इज बीइंग रिटरेटेड दैट दिस बिल में लैंड फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी। तो अभी देखते हैं आगे क्या हुआ, लेकिन ये बिल अभी फिलहाल विधानसभा के अंदर हरियाणा के अंदर पास हो चुका है। इट्स वायलेटेड द राइट टू इक्वालिटी सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या अपना तथ्य दिया है वो भी देखिए कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर सिमिलर लॉ है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और रीजन ये भी दिया गया है, फर्दर द गवर्नमेंट ऑल्सो नोटेड दैट द इन्फ्लक्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट लेबर to compete for low paid jobs had an adverse impact on local infrastructure and housing, resulting in mushrooming of slums. ये भी रीजन दिया जा रहा है कि बाहर से जो लोग आते हैं, बाहर से जो लोग माइग्रेंट लेबर आते हैं, उनके वजह से एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है कहां पे, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे एंड हाउसिंग पे। क्यों? क्योंकि स्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, घटाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को हम कर्टेल करेंगे और हमारे स्टेट के अंदर जो रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है माइग्रेंट लेबर्स के द्वारा, हम उसे भी कंट्रोल करना चाहते हैं। ये आर्ग्यूमेंट जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कर रही है, द इनकम्बेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, दे आर प्रोवाइडिंग दिस आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कि जो माइग्रेंट लेबर होते हैं उनकी वजह से घटाइजेशन हो रही है, स्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो हम उसे भी चेक करेंगे,
ठीक है। फर्दर द बिल सिक्स टू प्रोवाइड 75% कोटा फॉर लोकल्स इन जॉब्स विद अ मंथली सैलरी अप टू ₹50,000 इन प्राइवेट कंपनीज। कौन से हैं यहाँ पे देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो कहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं जॉब्स अप टू 50,000, और इनमें कौन से प्राइवेट कंपनीज, ट्रस्ट, सोसाइटीज, लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर्म्स, पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड अदर पर्संस एम्प्लॉइंग मोर देन 10%। जो भी प्राइवेट सेक्टर, जहां जो भी प्राइवेट सेक्टर हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो या ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, कोई भी है, अगर 10 लोगों से ज्यादा रिक्रूट कर रहा है वो, तो वहां पे ये 75% कोटा जो है वो इंप्लीमेंट होगा। रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। 10 लोगों से ज्यादा रिक्रूटमेंट जो कर रहा है, जो भी फॉर्म कर रहा है, वहां पे ये जो बिल है वो इंप्लीमेंट होगा। मतलब 10 लोगों में अगर कहीं पे 10 लोग एम्प्लॉयड है, मोर देन 10% मतलब कहीं पे 20 लोग एम्प्लॉयड है, तो 75% मतलब 15, 20 में से 15 नौकरियां जो होगी वो सिर्फ हरियाणा के लोकल्स के लिए रिजर्व होगा। ठीक है, और ये बिल वहां इंप्लीमेंट करेगी जहां जो फर्म 10 से ज्यादा लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। पहले इस बिल को पास करने से पहले एक प्रोविजन ये गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था कि 10 साल तक ये कैप रहेगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 10%, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 10% जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो लोकल के लिए होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन ये अपोज कर दिया गया था और इसे विधानसभा में अपोज किया गया था, तो फिर इसे ये प्लान को ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन अब वो नए सिरे से आया है कि 75% ऑल ओवर द स्टेट विल बी रिजर्व फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। अब आते हैं हम दूसरा सेकंड टॉपिक, EWS कैंडिडेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स गेट 5 ईयर एज रिलैक्सेशन इन पुलिस जॉब्स। वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। देखिए बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आपको पता है 2019 में ये बिल पास हुआ था और 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था। उसके बाद ये कौन से स्टेट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने इससे पहले इंप्लीमेंट कर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्चुअल प्रोविजंस थी जो पास हुई थी 2019 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को लेके, उसी लाइन में in juxtaposition with the law passed by the central government, the state of Haryana has implemented that bill earlier also. ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लॉ पास की गई थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, वहां पे एज रिलैक्सेशन वगैरह कुछ नहीं था, बस 10% रिजर्वेशन था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कौन होंगे, उसके क्राइटेरिया क्या होगा, उसके सर्टिफिकेट्स कैसे बनेंगे, विल डिस्कस इट इन द कमिंग स्लाइड्स। ठीक है, तो अभी ये हरियाणा गवर्नमेंट ने ये कानून ले आए हैं वो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट जो होंगे उनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी पुलिस जॉब के अंदर। ठीक है, अब पुलिस जॉब की अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर, तो मिनिमम एज होता है 18 और मैक्सिमम है 25। अब यहां पर रिलैक्सेशन मिलेगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, मतलब वो 30 साल तक कर सकते हैं। ये 5 साल की एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगी सिर्फ पुलिस जॉब के अंदर। रिमेंबर दिस, ओनली इन पुलिस जॉब। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एक अच्छी बात है। ठीक है, और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए ये लॉ हरियाणा के अंदर पास किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, ओनली इन पुलिस जॉब। तो एज ऑफ नाउ द मिनिमम एज फॉर पुलिस जॉब इन हरियाणा इज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 25 साल। 25 साल के बाद नहीं, लेकिन जब एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 5 साल एज रिलैक्सेशन मतलब 30 साल तक वो दे पाएंगे। मेकिंग द अनाउंसमेंट द स्टेट गवर्नमेंट reiterated that it had implemented the provision of 10% reservation to the economically weaker section category candidates in the government jobs based on the pattern of central government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ पास किया था वहां पे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं की थी, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा पुलिस में जब रिक्रूटमेंट होगी वहां पे अब 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, फॉर देयर अपलिफ्टमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन।
कैंडिडेट्स इन द पुलिस डिपार्टमेंट ओनली, रिमेंबर दिस, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं वो कौन है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं वो कौन है? हु इज एलिजिबल टू क्लेम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? The government has introduced 10% economically weaker section reservation for general candidates. This is for all those candidates who are not covered under any reservation. जो covered नहीं है, OBC, SC, ST में covered नहीं है, ठीक है, वो सारे covered होंगे और उनको 10% रिजर्वेशन ये 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था, लेकिन उस टाइम पे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं की गई थी। अब उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब वहां पे एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो हरियाणा के कोई भी एग्जामिनेशन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है करंट अफेयर से रिलेटेड। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वो क्राइटेरिया क्या है और इसके प्रोसीजर क्या है, एक फॉर्म को या फिर ये सर्टिफिकेट को बनाने के लिए कहां से बनती है, क्या बनती है, नहीं बनती है। लेट्स सी एलिजिबल कौन है। The government has laid down certain eligibility conditions for candidates to be able to claim reservation under this new category. EWS full form is economically weaker section. अब एलिजिबल क्या, you should be a general candidate not covered under reservation of SC ST. पहला प्रोविजन, जनरल कैंडिडेट हो आप, ना आप OBC SC ST और OBC को बिलोंग नहीं करते हो, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन उनको प्रोवाइडेड है, ठीक है। और यहां पे जो है खास करके SC और ST के अंदर वो सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, उनको सोशली इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के तहत दे आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बोथ वीकर, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, वो सारे इस कैटेगरी में कवर हो जाते हैं। लेकिन ये 10% रिजर्वेशन जो है वहां पे आपको जनरल कैंडिडेट होना जरूरी है, ठीक। योर फैमिली ग्रॉस इनकम शुड बी ₹8 लाख, बिलो 8 लाख, कि 8 लाख से कम ग्रॉस इनकम होनी चाहिए आपकी फैमिली की, आपके पूरी फैमिली की, ठीक है। ग्रॉस इनकम बिलो 8 लाख से कम होनी चाहिए। दिस इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज सच एज एग्रीकल्चर, सैलरी, बिजनेस, etc. फॉर द फाइनेंशियल ईयर बिफोर यू अप्लाई फॉर द एग्जाम। मतलब सारे इनकम, आपकी फैमिली की कंप्लीट इनकम कोई भी सोर्सेज से आ रही है, कंप्लीट इनकम कितनी होनी चाहिए, 8 लाख से कम। योर फैमिली शुड नॉट ओन एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ साइज 5 acres or more, should not own 5 एकड़ या 5 एकड़ जमीन से ज्यादा अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, उससे कम होना है। योर फैमिली शुड नॉट ओन अ रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ एरिया 1000 स्क्वायर मीटर और मोर, या 1000 स्क्वायर फीट और मोर, सॉरी, 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा आपका रेसिडेंशियल नहीं होना चाहिए, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। शुड नॉट ओन अ रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ एरिया 100 स्क्वायर यार्ड्स और मोर, जो कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है म्युनिसिपैलिटी के तहत। शुड नॉट ओन अ रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ एरिया 200 स्क्वायर यार्ड्स और मोर, ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं, इकोनॉमिक क्राइटेरियाज। अब फैमिली को क्या डिफाइन किया गया है इस एक्ट के तहत, किसे हम फैमिली कंसिडर करेंगे। व्हाट इज फैमिली अकॉर्डिंग टू EWS रिजर्वेशन रूल्स। फॉर दिस रिजर्वेशन फैमिली इंक्लूड्स द फॉलोइंग: द पर्सन सीकिंग द रिजर्वेशन, his her parents, his her siblings below the age of 18 years, his her spouse and children below the age of 18 years. The land or property owned by the family in different locations should be clubbed while checking the eligibility conditions of EWS reservation. इन एग्रीगेट कहीं पे भी आपकी जो ज़मीनें हैं, प्रॉपर्टी हैं, कहीं पे भी हैं, वो सबको एग्रीगेट में क्लब करके जोड़ा जाएगा कि हाँ क्या आप वाकई में ऊपर जो मैंने आपको ये क्राइटेरियाज बताए ये फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर वो क्राइटेरिया में आप गिर आ रहे हैं, इफ यू आर फॉलोइंग विद इन द बाउंड ऑफ दैट क्राइटेरिया, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द EWS सर्टिफिकेट, ठीक है। अब क्वालिफाई होने के बाद जो EWS क्वालिफाई हो जाएंगे, एलिजिबिलिटी आपकी बनती है, तो फिर आपको जाके ये EWS सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर हरियाणा स्टेट के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट में आपको एज रिलैक्सेशन
मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं किया है एज रिलैक्सेशन, ये ध्यान पे रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो बिल पास की गई थी EWS 10% रिजर्वेशन, एट दैट पॉइंट इन टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट प्रोवाइडेड एज रिलैक्सेशन फॉर द EWS पीपल येट। लेकिन हरियाणा स्टेट के अंदर प्रोवाइड किया गया। हरियाणा स्टेट माइट टर्न आउट द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन फॉर द EWS पीपल या EWS सेक्शन। ठीक है, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम सोशल इश्यूज के अंदर से, जेंडर बेस्ड फेटस डिस्ट्रक्शन कंटिन्यूज। हाईकोर्ट के फाइंडिंग से यह पता चला है कि जेंडर बेस्ड फेटस डिस्ट्रक्शन कंटिन्यूज, मतलब प्री कंसेप्शन या प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट जो की जाती है वो हरियाणा के अंदर अनअबेटेड चल रही है, कंटिन्यू हो रहा है, जिसके कारण डायरेक्ट इफेक्ट देखने को कहां मिलता है? हरियाणा के सेक्स रेशियो। ठीक है, तो हाईकोर्ट की फाइंडिंग से ये पता चल रहा है कि ये चीजें कंटिन्यू नहीं हो रही है, इन स्पाइट ऑफ दी, डिस्पाइट देयर हैज बीन रूल्स लेजिस्लेशंस प्रोवाइडेड या मेड फॉर दिस menace, still the state of Haryana is continuing unabated this menace of gender based destruction of fetus। अब ये है क्या, नहीं है, ये हम देखते हैं। ये होता क्या है, इससे रिलेटेड लॉज भी हैं। और हरियाणा के अंदर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो हरियाणा के सेक्स रेशियो लीस्ट इन द नेशन है बिकॉज ऑफ फीमेल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड। ठीक है, बच्चे के पैदा होने से पहले ही वो प्री नेटल डायग्नोसिस कराते हैं, उनको पता चल जाता है कि लड़का है लड़की है, और फिर उनके फीटस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है अगर लड़की पैदा होने वाली है तो। 21st सेंचुरी में ये सारे प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान के अंदर, पर्टिकुलरली स्टेट ऑफ हरियाणा के अंदर हो रही है। ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है, और इसके लिए कानून भी बनाई गई हैं, लेकिन वो कानून के अंदर कुछ कुछ लूप होल्स भी हैं जिसको मैनिपुलेट भी किया जाता है, मैनिपुलेट करते हैं। और जो डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर्स जो इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों पे, उनके लिए भी यहाँ पे कानूनी प्रावधान है, उनको भी सजा दी जाती है। तो हाईकोर्ट के नोटिस में यह आया है कि हरियाणा के अंदर ये कंटिन्यू हो रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, और जिसके डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलती है? हमें हरियाणा के सेक्स रेशियो पे देखने को मिलते हैं। 831 इज द सेक्स रेशियो ऑफ हरियाणा, लीस्ट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ फॉर द HCS प्रीलिम्स एंड मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल इश्यूज की अगर हम बात करें तो। ठीक है, अब कोर्ट का एक फाइंडिंग, कोर्ट क्या कर रहा था? menace of gender based destruction of fetus continues to plague society. The Punjab and Haryana High Court has asserted the bench has made it clear that the sex of fetus is in a civilized society cannot be the determining factor for the lease of life to see the world. कोर्ट का ये कहना है कि उस बच्चे का सेक्स ऑफ द फीटस एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर वो एक फैक्टर डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं हो सकता कि वो पैदा होगा कि नहीं होगा, वो दुनिया में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं कर सकता। इट इज़ अ क्राइम, और उसके लिए कानून भी है। The assertion came in a case where the actual alleged dramatized the conduct of ultrasound on a decoy customer and showed pre-recorded video in the name of sex determination. He allegedly played the video on LCD screen to show that ultrasound was being carried out. अब वो मैटर फिर कोर्ट में आया, और जिस इंसान के बारे में ये केस आई थी, वो इंसान अपने लिए एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए आया था पहले ही। एंटिसिपेटरी बेल वो होता है कि हम एंटिसिपेट करते हैं कि हाँ हमारे साथ कल दिन मेरे नाम पे कुछ वारंट निकल जाए या FIR आए या कुछ हो जाए, तो हम पहले से उस चीज़ की बेल लेके रख लेते हैं, तो उसे हम एंटिसिपेटरी बेल बोलते हैं। तो ये जो इंसान है हसन मोहम्मद, ये एंटिसिपेटरी बेल के लिए गए थे, तब ये केस सामने आया है। The bench asserted that determining the gender of fetus was a malice affecting society and the desire to have a male child was an open secret and affected gender ratio in the society.
डायरेक्ट असर इसका जेंडर सेक्स रेशियो पे देखने को मिलता है, और हरियाणा का तो सबसे बुरा सेक्स रेशियो है। Considering the disdainful attitude to female child and use of diagnostic equipment for female feticide, the act was enacted to curb the prenatal sex determination, but the menace continued and it was a classic case of misusing the gift of technology development. अब ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, 90s के टाइम पे ये डायग्नोसिस वाली टेक्नोलॉजी आ गई थी, ठीक है, डायग्नोसिस करने वाले प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। उस टाइम पे भी 94 के अंदर कानून भी बनाया गया था, प्री कंसेप्शन एंड प्री नाटल डायग्नोस्टिक एक्ट, इसे रोकने के लिए, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यू हो रहा है। अब ये जो टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके वजह से हम पता कर सकते हैं, अब ये टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ किया जा रहा है, और इस तरह से मिसयूज़ किया जा रहा है कि इट इज़ टर्निंग आउट टू बिकम अ whip, अ स्काउरेज फॉर द फीमेल चाइल्ड। ये अभिशाप बन के सामने आ गया ये टेक्नोलॉजी, किसके? गर्ल चाइल्ड के लिए। क्योंकि हमारे समाज ऐसा है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, आज भी है, और ये सारी चीजें प्रैक्टिस में है, ठीक है। अब कोर्ट का ये कहना है कि ये सारी चीजें आप कर रहे हैं वो तो सारे फ्यूचर को खराब कर रहे हैं, आप किसी की जान ले रहे हो। आप एक फीमेल गर्ल चाइल्ड जो है उसको दुनिया में आने से आप आने नहीं दे रहे हो, उसे रोक रहे हो। द टर्मिनेशन ऑफ फीमेल फेटिसाइड इज डिस्ट्रक्शन ऑफ वीमेन ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर में वो विमेन हमारे देश के लिए वो कुछ कर सकती है, वो अपने स्टेट के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने रिसोर्सेज में कंडक्ट कर सकती है, अपने नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करेगी। उसके क्या एम्बिशंस होंगे, उसके क्या डिटर्मिनेशन होंगे। आप उसके फ्यूचर को, विमेन के फ्यूचर, कोर्ट ये कहना है सिर्फ उस लड़की का नहीं, आप पूरे विमेन के फ्यूचर को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। और कोर्ट का ये कहना है कि विमेन प्लेज मल्टीपल फैसेटेड रोल इन द सोसाइटी, बहुत मल्टीपल रोल्स प्ले करती हैं वो, तो आप तो वो फ्यूचर ही खराब कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप अपने कंट्री को ही पीछे धकेल रहे हो। एंड द 21st सेंचुरी के अंदर इफ पीपल आर प्रैक्टिसिंग सच इविल एक्ट्स देन इट इज अ स्काउरेज, इट इज अ ब्लॉट ऑन एनी नेशन where this ill acts are practiced in the society, and especially those specialists and doctors, with the help of technology, they are providing stimulus to such kind of illegal acts, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो लॉ है हम उसके बारे में देखते हैं कि प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 के अंदर ये लाया गया था, क्योंकि 90 में जब ये टेक्नोलॉजी आ गई थी, डायग्नोसिस वाली टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो टेक्नोलॉजी का मिसयूज होने लगा। लोग पहले ही देखने लगे कि हाँ हमारे घर लड़का पैदा हो रहा है, लड़की पैदा हो रही है, वो फीटस के डायग्नोसिस कर लेते थे, और जब लड़की देखते थे तो फिर उनका इन्फेंटिसाइड होता था, जिसके कारण डायरेक्ट इफेक्ट हम लोगों को सेक्स रेशियो में देखने को मिलता था हरियाणा और पंजाब के अंदर, खास करके हरियाणा के अंदर। वर्स्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो 831 फीमेल ऑन 1000 मेल, जिसके बहुत सारे नेगेटिव रिपरकशंस है। दो कंडीशन आर इंप्रूविंग, बट अभी भी इसकी हालत बहुत ही खराब है। बहुत तरह के प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है सोसाइटी के अंदर। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, क्या कर सकते हो, सजेस्ट वेज मेजर्स, कि कानून है इस चीज को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें प्रैक्टिस में है, कमी क्या है, सजेस्ट मेजर्स। क्वेश्चंस में मेंस में ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो अब ये उस टाइम पे ये एक्ट को कोट करना बहुत ही जरूरी हो जाएगा, और या फिर ये एक्ट के ऊपर ही क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ इस एक्ट में कहां कहां कमी है जो कि ये रोक नहीं पा रहा है इन चीजों को, ठीक है। तो प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड टू स्टॉप फीमेल फेटिसाइड्स एंड अरेस्ट द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। द एक्ट बैंड पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, फेटस के डिटर्मिनेशन के लिए
इस टेक्नोलॉजी को, डायग्नोसिस को, टेक्निक को यूज करके जो प्रीनेटल डायग्नोसिस होती थी उसे प्री कंसेप्शन या प्रीनेटल डायग्नोसिस दोनों ये सारे बैन कर दी गई थी, इलीगल बताई गई थी। अब उसमें कौन सी तरह की चीजें हैं जो बैंड है? Every genetic counseling center, genetic laboratory, or genetic clinic engaged in counseling or conducting prenatal diagnostics techniques like in vitro fertilization with the potential of sex selection, pre-implantation genetic diagnosis before and after conception comes under purview of this act and are banned. सारी चीजें बैंड है। तो आप अगर कोई भी क्लिनिक में जाओगे या फिर कोई गायनी डिपार्टमेंट के पास जाओगे, वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है ये सारे टेस्ट हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं, स्पेशलिस्ट ऐसे हैं जो ये चीज़ें करते हैं, तभी तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इनको रोकने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले तो जो ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं उनके लाइसेंस को पहले ले लेना चाहिए और उसको सजा होनी चाहिए। क्योंकि आप किसी की जान ले रहे हो, किसी का मर्डर कर रहे हो और आप उस चीज़ का जरिया बन रहे हो टेक्निक का गलत इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके, तो उनकी लाइसेंस को पहले लेनी चाहिए और उन्हें प्रैक्टिस करने से बैन करो और उनको सजा दिलवाओ। और इसके तहत वो सजा भी होगी। अब दिस प्रोसेस बिगन इन द अर्ली 90s व्हेन अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स गेन्ड वाइडस्प्रेड यूज इन इंडिया। 90s के अंदर जब बहुत ज्यादा होने लगा, रैम्पेंट होने लगा, तो फिर ये कानून बनाने की जरूरत पड़ गई। तो पार्लियामेंट ने कानून इनेक्ट किया। ठीक है, अब हर फैमिली को मेल चाइल्ड चाहिए। ठीक है, देयर वाज अ टेंडेंसी फॉर फैमिलीज टू कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस चिल्ड्रन अंटिल अ मेल चाइल्ड वाज बोर्न। fetal sex determination and sex selective abortion by medical professionals had today grown into a ₹1,000 crore industry. अब रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि मेल चाइल्ड की चाहत फैमिलीज को इतनी ज्यादा हो गई है कि अब ये इंडस्ट्री जो है, एक इंडस्ट्री क्रिएट हो गई है जहां पे हजारों करोड़ रुपए की बिजनेस हो रही है। Social discrimination against women and a preference for sons have promoted female feticide in various forms, skewing the sex ratio of the country towards men. जैसे कि मैंने बताया आपको 831 sex ratio हरियाणा। According to the decennial Indian census, the sex ratio 0 to 6 age group in India went from 104 males per 1,000 females in 1981 to 105 in 1991 to 107 in 2001 and 109 in 2011. The ratio is significantly higher in certain states such as Punjab and Haryana, जहाँ पे मेल चाइल्ड इतने ज़्यादा हैं और फीमेल चाइल्ड बहुत ही कम है, क्योंकि मेल चाइल्ड की ज़्यादा कामना है यहाँ पे और फीमेल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड बहुत ज़्यादा होती है, फीमेल इन्फेंटिसाइड। ठीक है, तो फिर ये सेक्स रेशियो को देखते हुए और हरियाणा की डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो और सेक्स रेशियो ऑफ हरियाणा एंड पंजाब इज ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द होल नेशन। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? द मेन पर्पस ऑफ इनेक्टिंग द एक्ट इज टू बैन द यूज ऑफ सेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स आफ्टर कंसेप्शन एंड प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पैरेंटल डायग्नोसिस टेक्निक फॉर सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस। ठीक है, पर्पस यही था, इसके लिए ये लॉ भी लाया गया था। तो इतने सालों से ये जो मिनेस है, एक तरह से ये जुर्म है, ये रुका ही नहीं जा रहा, ये चलता ही जा रहा है। और कहीं और यहाँ पे डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, ये रिपोर्ट फाइंडिंग्स ये बता रही है कि इन लोगों ने इंडस्ट्री क्रिएट कर रखा है जहाँ पे हजारों करोड़ की बिजनेस कर रहे हैं। ये जुर्म करके, ये क्राइम करके, मर्डर करके हजारों करोड़ों की इंडस्ट्रीज डेवलप कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कोर्ट के नोटिस पे आया और फिर से ये पंजाब हरियाणा कोर्ट ने ये बात कही है। अब पिछले लास्ट टाइम की एक आर्टिकल हमने डिस्कस की थी सोशल एस्पेक्ट से कि एसर की जो रिपोर्ट आई थी कि 14% गवर्नमेंट स्कूल इन रूरल एरियाज डोंट हैव टेक्स्ट बुक्स। तो रूरल एरियाज में भी एसर के बारे में मैंने आपको बताया था, एसर जो सर्वे कंडक्ट करती है वो रूरल एरियाज के ऊपर ही करती हैं। और इस साल जो उन्होंने सर्वे कंडक्ट की थी तो लॉकडाउन के टाइम पे भी डिजिटल डिवाइड की इशू सामने आई है
कि हम ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना तो चाहते हैं, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कैसे जहाँ रूरल एरियाज़ में इतने परसेंट 23-25% लोग ऐसे हैं जिसके घर पे स्मार्टफोन्स तक नहीं है। तो कैसे हम उनसे कनेक्ट करेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो इसका एक एंगल कैसे बनता है, ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। ये न्यूज़पेपर्स में फिर से आई है, फिर से बातें हो रही हैं कि हरियाणा इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया एंड स्टिल द विलेजेस ऑफ हरियाणा दे आर, या फिर द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, द स्टेट ऑफ हरियाणा इज नॉट एबल टू प्रोवाइड एजुकेशन टू इट्स रूरल मास। 6 से 14 साल तक के बीच में, 5 से 16 साल तक के बीच में एज ग्रुप में जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की, उनके पास किताबें नहीं है, उनके घरों पे स्मार्टफोन नहीं है। तो वो लॉकडाउन में किस तरह से, उनको तो बहुत नुकसान हो गया जब स्मार्टफोन ही नहीं है उसके घर पे, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है उनके विलेजेस में। अगर कनेक्टिविटी है तो नेटवर्क की इशू इतना ज़्यादा है, तो वो किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन परसू करेंगे? तो एसर की रिपोर्ट की फाइंडिंग है ये सारी, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था। ठीक है, और कुछ कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता दूं कि 23% स्मार्टफोन नहीं है, 14% के पास किताबें नहीं है। ठीक है, इतने लोगों में सर्वे कंडक्ट की गई थी, एज ग्रुप का 5 से 16 साल तक की थी। ठीक है, अब प्राइवेट स्कूल की कंडीशन क्या है कि 10%, 11% लोगों के पास किताबें नहीं है। 18% स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड अबव इन गवर्नमेंट स्कूल डोंट हैव टेक्स्ट बुक। अब बताइए, क्लास 9 और उसके ऊपर वाले जो मैट्रिकुलेशन में है उनके पास भी किताबें नहीं है, तो वो क्या करेंगे? उनके घरों में भी स्मार्टफोन नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स में भी जो है 12.4% प्राइवेट स्कूल जो पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, उनके घरों में भी स्मार्टफोन्स नहीं है। तो जब लॉकडाउन के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे तो वो कहाँ पे एजुकेशन ले रहे थे? मतलब वहाँ पे तो लैग रह गया, छूट गया होगा उनका। कुछ लोगों के घर में चलो कुछ लोग पढ़े लिखे होते तो उनको पढ़ा दिया गया, लेकिन मैक्सिमम लोगों के घर में ऐसा नहीं है। तो वो लोग, उन लोगों ने क्या किया होगा? वो लोग तो पीछे रह गए। जहाँ विलेजेस में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चलती है, भारत नेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हम इतने सारे विलेजेस को, हम इतने सारे एरियाज को हमने कनेक्ट किया है। तो जब कनेक्ट किया है तो हरियाणा जैसे डेवलप्ड स्टेट के अंदर जब एक गांव पे कनेक्टिविटी नहीं है इंटरनेट की, तो बाकी जो स्टेट होंगे जैसे अब बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इनकी क्या हालत होगी? ठीक है, अब एसर जो रिपोर्ट निकालता है वो रीडिंग और राइटिंग के ऊपर निकालता है, या मैथमेटिक्स सॉल्यूशन के, अर्थमेटिक सॉल्यूशन के लिए निकालता है कि हाँ कौन एडिशन सब्ट्रैक्शन कर पाता है, नहीं रीडिंग कर पाता है, क्लास 6 का बच्चा रीडिंग कर पा रहा है कि नहीं इंग्लिश में। इस साल उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर भी रिपोर्ट निकाली है, सर्वे किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी पहले भी। अब देखिए एसर की जो रिपोर्ट होती है, अब देखिए कि वो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसर जो सर्वे कंडक्ट करता है वो सिर्फ रूरल एरियाज पे करता है। ध्यान पे रखिएगा इस चीज़ को। 5 to 6 ईयर्स ऑफ एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए करता है। अर्थमेटिक और रीडिंग स्किल्स उनके ऊपर करता है। इस साल जो नया डायमेंशन ऐड हुआ था वो ऑनलाइन एजुकेशन का हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे सर्वे कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एसर के बारे में अगर हमें जानना है तो एसर के बारे में भी हमने बताया था आपको कि एनजीओ है प्रथम, वो कंडक्ट करती है और इसके रिपोर्ट को नेशनली इंपॉर्टेंस दी जाती है। और ये जो रिपोर्ट कंडक्ट करते हैं, सर्वे कंडक्ट करते हैं, ये 2011 सेंसस के ऊपर करते हैं। ठीक है, रूरल एजुकेशन एंड लर्निंग आउटकम्स, रूरल एजुकेशन लर्निंग आउटकम टर्म्स ऑफ रीडिंग एंड अर्थमेटिक स्किल्स। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें, इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रंस फाउंडेशनल स्किल्स अक्रॉस द कंट्री।
तो ये सारे एसर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल वी गॉट फ्रॉम टुडे सेशंस। आज के सेशन के बाद ये इतना ही जो करंट अफेयर्स कवर हुए हैं। याद रखिएगा कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ही ध्यान से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। एक तो फार्मर्स बिल या फार्मर्स इशू, एमएसपी की इशू, ठीक है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, स्टबल बर्निंग, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद आज हमने जो डिस्कस किया सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो भी टॉपिक पढ़ा हमने, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी पढ़ा, और ये जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन आज हमने जो पढ़ा, कोटा रिजर्वेशंस और ईडब्ल्यूएस सेक्शन से भी जो हमने कवर किया, ये सारे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस हैज़ टू बी, दिस इज गोइंग टू सर्फेस ऑन योर एग्जामिनेशन पेपर्स, प्रीलिम्स में ऑल्सो भी, एंड ऑल्सो इन दी मेंस एग्जामिनेशंस। और यहाँ से आपको सारे फॉर्डर पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपको अपने आंसर्स में कोट करने हैं इन ऑर्डर टू सब्सटैंशिएट योर कंटेंट। In order to get an edge over other aspirants, these contents needs to be mentioned in your answers for its value addition. ठीक है? Then please do not forget to like, subscribe and share the session. सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हमारे कोर्सेज की जो डिटेल्स हैं, हमारे टेस्ट सीरीज की डिटेल्स, हमारे वीडियो कोर्सेज की डिटेल्स, आपने हमारे करंट अफेयर्स की कोर्सेज की जो डिटेल्स है जो भी है, वो सारे लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। आप डिस्क्रिप्शन पर विजिट करें, लिंक पर विजिट करें, हमारे पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। वहाँ से अगर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है या परचेज करना है, आपको वो हरियाणा या CS से रिलेटेड वो कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल वी गॉट फॉर टुडे सेक्शन। विल अगेन मीट इन दी कमिंग वीक। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।